साथियों नमस्कार। कहते हैं ना, जीवन में अगर कुछ आपको प्राप्त करना है, अगर उसके प्रति अगर आप दीवाना हो जाओ तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। अगर आप चाह लो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर मंजिल आपके पास हो जाती है। अगर आपके पास कुछ करने की भूख हो तो समस्याएं चाहे कितनी भी क्यों ना हो, आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलती है। और अगर आप कुछ करने की भूख ना हो, कुछ पाने की जज़्बा ना हो, तो सब कुछ होने के बावजूद भी आपको कुछ मिलता नहीं है। ऐसे ही आज आप एक कोई स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और अपनी ज़िंदगी में दर्द को देखा, अभाव को देखा और जीवन को कैसे ज़ीरो से लेकर के हीरो तक को उन्होंने अपने जीवन को पहुँचाया। आज उनकी स्टोरी मैं आज आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। उनके ज़ुबानी वो कोई और नहीं, हम सब के बीच के एक जानदार शानदार लीडर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी कहानी खुद से लिखी है। आदरणीय आत्माराम दुबे जी, जिन्होंने गरीब घर में पैदा हुए, दूध बेचते बेचते और आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं। तो आइए हम उनकी ज़ुबानी उन्हीं की कहानी सुनते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मेरा नाम आत्माराम कसवा है। राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन मेरी जो है वो मैं 9वीं पास हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे साथियों ने अलग अलग चैनल पे मेरी स्टोरी डाल रखी है। तो ज़्यादा मैं समय स्टोरी पे नहीं लगाऊंगा, कुछ काम की बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जब मैं 2 साल का था, दुनिया से मेरी माँ चली गई। कई लोग कहते हैं कि सर हम मतलब ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, अगर मेरे पास ये अवसर होता तो मैं ये कर लेता, कई बार मेरे को ये मिल जाता तो मैं कर लेता, मेरे घर में अगर ऐसा होता तो मैं कर लेता, मेरे घर में वैसा होता तो मैं कर लेता, मेरे को ये मिला होता तो मैं कर लेता। तो वो सारी जो है ना, वो मेरा ऐसा मानना है कि वो सारी जो है हमारे बैरियर्स है जो हमने बना रखे हैं। वो सारे बैरियर्स है जो हमने बना रखे हैं। अदरवाइज कोई भी इंसान जिंदगी में कहीं भी पहुंच सकता है, बशर्ते उसको एक सिस्टम मिल जाए। हाँ, अगर सिस्टम नहीं मिले तो नहीं पहुंच सकता है। जैसे पानी का स्वभाव, गुरुदेव बीसी चावड़ा जी कहते हैं, बहना है, नीचे बहना है। लेकिन उसको एक सिस्टम मिल जाता है, एक पंप लगा देते हैं तो वही पानी मंजिलों ऊंचा चढ़ जाता है। तो सिस्टम जो है ना वो बहुत पावरफुल होता है। और अगर सिस्टम मिल जाए तो कोई भी इंसान दुनिया में मिरेकल कर सकता है। हालांकि इंसान तो एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कुछ भी नहीं हो तो भी मिरेकल कर सकता है। ये सिस्टम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सिस्टम को बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सिस्टम को हम समझें। क्या होता है, दुनिया में कोई भी आदमी है, वो सिस्टम को फॉलो करेगा तो सिस्टम उसको आगे से आगे पहुंचा देगा। लोगों के दिमाग में मतलब हमेशा एक विचार होता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे साथी मेरे को कहते हैं सर आपकी स्टोरी सुनी ना, तो उसके बाद में मैं ये करने लग गया, उसके बाद में मेरे को लगा यार मैं कर सकता हूँ। इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है। अगर आप तकलीफों की बात करें, आप ये सोचें कि भाई मैं मतलब क्या है कि मेरे पास ये होता तो मैं कर लेता, ये होता तो मैं कर लेता। मैं जब 2 साल का था ना, दुनिया से मेरी मां चली गई। आप कल्पना करिएगा, थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा ठीक से सोचिएगा कि एक बच्चा जिसकी 2 साल की उम्र में मां चली जाए, उसके लिए कितनी तकलीफें होती हो। क्योंकि इस दुनिया में हमारी सबसे पहली जो मेंटोर होती है, जो गाइड होती है, जो टीचर होती है, वो माँ होती है। माँ वो पहला स्कूल है जहां हम सब कुछ सीखते हैं। माँ हमारी एक बच्चे की दुनिया होती है। और जब वो माँ दुनिया से चली जाए तो वो दुनिया उसकी जो है बिखर जाती है पूरी की पूरी। 2 साल की उम्र में मेरी माँ चली गई। पिताजी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे हमेशा एक सपना देते थे। वो हमेशा कहते थे कि बड़ा होके, मेरे पिताजी किसान थे, खेती करते थे, बड़ी गरीबी रहती थी। हिंदुस्तान में किसानों की स्थिति, ज्यादातर किसानों की स्थिति जैसी दयनीय होती है वैसी ही कुछ हमारी थी। हमारे पास ज्यादा जमीन वगैरह नहीं थी, इससे ठेके पे लेके कुछ खेती किसानी पिताजी किया करते थे। लेकिन वो हमेशा मेरे को एक विचार देते थे कि बेटा जिंदगी में मौका मिले, पढ़ाई लिखाई अच्छी करना, जिंदगी में मौका मिले तो बड़ा आदमी बनना, पैसे वाला आदमी बनना। तो मेरा एक सपना बन गया था कि मैं एक पैसे वाला इंसान बनूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मेरे पिताजी 7 भाई थे, उनमें से 3 जॉब करते थे, 4 खेती किसानी करते थे। तो जॉब जो तीनों करते थे वो मेरे तीनों अंकल थे, जिसमें से 2 पुलिस में थे, एक डॉक्टर थे वेटनरी। तो मेरे को ऐसे लगता था यार उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। वो जब भी आते थे तो गाड़ी में आते थे, उनके पर्स में हमेशा पैसे होते थे। तो मेरे को लगता है यार मेरे को इनके जैसी लाइफ जीना है तो मुझे पढ़ाई बहुत करना होगा।
तो मैं पढ़ाई करने लग गया। छठी क्लास में मेरे अंकल जो डॉक्टर थे वो मेरे को अपने साथ दूसरे शहर में ले गए पढ़ाने के लिए, क्योंकि गांव से मतलब शहर आना दूर होता था यहाँ पे। तो वो मेरे को शहर में ले गए कि यार चलो पढ़ाई में होशियार है, इसको मैं पढ़ा देता हूँ। छठी सातवीं 8वीं क्लास में मैं वहाँ पढ़ा। 9th क्लास में थोड़ा कुछ घर की स्थितियाँ चेंज हो गई तो मेरे को वापस आना पड़ा, और मैं गाँव से 12 किलोमीटर दूर तहसील हेडक्वार्टर रायसिंह में रह जहाँ मैं रहता हूँ। मेरी तरफ से तो आवाज़ सही आ रही है सर, आपका थोड़ा सा नेट चेक कर लीजिए तो, या यूट्यूब पे चले जाइए, आवाज़ आपको ठीक मिल जाएगी। तो मैं साइकिल से स्कूल आता, वापस जाता। मेरे को आज भी याद है जब मैं वापस जाता था ना तो जानवरों के लिए चारा काट के लेके जाता था, दोपहर में 12-1 बजे। जब बच्चे स्कूल से घर जाते हैं, जाते ही उनको टिफिन चाहिए होता है, जाते ही उनको बस्ता फेंकना होता है, और फेंकने के बाद में उनको ड्रेस इधर उधर फेंक देते हैं, और वो खाना खाते हैं, और फिर वो अपनी मटर गश्ती में लग जाते हैं। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। वो लाइफ मैंने कभी देखी ही नहीं है। जो लाइफ मेरे बच्चों ने जी है या दूसरे बच्चों ने जी है, वो लाइफ मैंने कभी नहीं देखी लाइफ में। मैं स्कूल से जब घर जाता था, हमारे यहाँ पे डीएवी स्कूल होता था, उसमें मैं पढ़ता था। 400 रुपये साल की मेरी फीस लगती थी, अर्ध सरकारी स्कूल था वो। मैं उससे जाता था। जून के महीने में राजस्थान में टेम्परेचर जो होता है ना वो 50 डिग्री होता है। 50 डिग्री टेम्परेचर में सुबह 7 बजे की शिफ्ट में मेरा स्कूल लगता था। मैं सुबह 5 बजे उठता था, जानवरों को चारा वारा डालने के बाद में मेरे को स्कूल आना होता था। उसके बाद में दोपहर को जाता था तो मेरे को चारा काट के जानवरों के लिए घर ले जाना होता था। उसके बाद में खाना पीना, नहाना धोना, दोपहर में कोई रेस्ट करना है तो करना, होमवर्क करना, शाम को फिर जानवरों के लिए वही काम मेरे को करना होता था। इस तरह करके मेरी बचपन जो है बड़ा अभावों में बीता, बड़ी मुश्किलों में बीता। लेकिन उसके बावजूद मैंने एक गोल बना के रखा कि यार मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बढ़िया पढ़ाई करनी है, और मुझे डॉक्टर बनना है। एक सपना बन गया था कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा अंकल की तरह तो मैं बहुत पैसा कमा लूंगा। ड्रीम पैसा बनाना था, लेकिन पैसा बनेगा किस काम से, तो वो मेरा गोल बना कि मेरे को डॉक्टर बनना है। मैं खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई करता, खूब बढ़िया मेरे नंबर आते। 10th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ, मैं बीमार हो गया। शायद 3-4 महीने आया हूंगा मैं। उसके बाद में साइकिल पे आना मेरा गड़बड़ हो गया, पैरों में सूजन आनी शुरू हो गई, मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, मेरे को जॉइंट पेन शुरू हो गया। और खूब इतना ज्यादा जॉइंट पेन हो गया कि एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि मैं बेड से नहीं उठ सकता था। मतलब चारपाई जो खटिया थी उससे उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। टॉयलेट पेशाब करने के लिए भी, टॉयलेट बाथरूम के लिए भी मेरे को दिन में एक बार बड़ी मुश्किल से, मैं पानी नहीं पीता था। मैं, डॉक्टर कहते थे पानी ज्यादा पियो, मैं पानी नहीं पीता था। इसलिए नहीं पीता था कि मेरे को प्यास नहीं लगती थी, मैं पानी इसलिए नहीं पीता था कि अगर प्यास नहीं पीऊंगा तो मेरे को बाथरूम के लिए बार बार उठना होगा, और वो मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं उठ के जा सकूं। तभी मेरे एक अंकल जो बीकानेर में रहते थे, पुलिस में थे, अभी रिटायर हो गए हैं, उनको एक दिन ये पता चला, क्योंकि उस समय संसाधन नहीं थे, ना मोबाइल था, ना टेलीफोन ना था, ना कुछ और था। मैंने एक बेरिंग लेटर लिखा और वहां पे भेजा, और उनको पता चला तो वो आए और आके मेरे को लेके गए बीकानेर में। डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, काफी लंबा मेरा इलाज चला। 400-500 रुपये महीने का दवाई का खर्चा आता था। बड़ी मुश्किल से वो दवाई का खर्चा पिताजी वहन कर पाते थे। उस दौरान मेरी पढ़ाई वढ़ाई छूट गई। मेरी परीक्षा के दिन आए, बच्चों ने मेरे को बोला 400 रुपये दे दो, आपका एडमिट कार्ड ला देंगे, आप पेपर दे लो, थोड़ा आप चलने की स्थिति में हो गए, हम साइकिल पे आपको ले जाएंगे और पेपर दिलवा देंगे। जो मेरे सहपाठी थे उन्होंने, मेरे जगहों से जो आते थे, उन्होंने मेरे को बोला। मैंने पिताजी को बोला तो पिताजी ने मुझे 500 रुपया दिया और बोला तेरी दवाई खत्म हो गई है, चाहे तो दवाई लिया, चाहे तो ये 400 रुपये दे के तेरा एडमिट कार्ड लिया। अब मैं बड़े धर्म संकट में फंस गया, यार मैं क्या करूं। अगर मैं दवाई नहीं लाता हूं तो डॉक्टर का बोला हुआ है दवाई एक दिन भी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर मैं दवाई नहीं लाता हूं तो मेरी जान का रिस्क है, और अगर मैं पेपर नहीं देता हूं तो मेरे कैरियर का रिस्क है। आखिर मैंने सोचा यार ये कौन सा कुंभ का स्नान है, 12 महीने बाद फिर 10वीं का पेपर दे लेंगे। इसलिए मैंने पढ़ाई को स्किप किया। मैंने पढ़ाई को स्किप किया और सीधा मैं दवाई लेने के लिए बीकानेर चला गया। बीकानेर से मेरा इलाज चलता था। एक दिन मेरे घर में कुछ रिलेटिव आए हुए थे और उन्होंने मेरे को बोला कि यार आप खाली बैठे रहते हो, आपका काम क्या है, आप तो सुबह से शाम तक बैठे रहते हो, कोई काम तो है नहीं आपके पास। हमने एक किराने की दुकान खोली है, अगर आप हमारे पास वहां चलो तो बहुत मतलब ठीक रहेगा। मैंने कहा कितने रुपए दोगे? बोले आप कितने रुपए लोगे? मैंने कहा 400 रुपये दे देना। ये 92 की बात कर रहा हूँ। 400 रुपये क्यों मांगे थे मैंने? क्योंकि 400 रुपये मेरा दवाई का खर्चा था, रहना खाना पीना सारा उनका था। तो खैर वो मेरे को अपने साथ ले गए। 6-7 महीने मैंने वहां काम किया। उस दुकान पे 12 महीने मैंने काम किया था, जिसमें 6 महीने काम करके मेरे को एक बात समझ में आ गई थी, नौकरी से अमीर नहीं बना जाएगा। मेरा मालिक मेरे को इतने ही पैसे देगा जिस पैसे से मेरी दाल रोटी चल जाए, मेरी दवाई आ जाए। वो मेरे को कभी उतना पैसा नहीं देगा जितना पैसा मुझे चाहिए। तो मैंने एक झोला छाप डॉक्टर था सामने, मैंने उससे बात की और उससे मैंने झोला छाप डॉक्टरी सीख ली। डॉक्टरी सीखने के बाद में मैं डॉक्टरी का प्रोफेशन में आ गया।
उसके बाद में मैं कई साल तक मैं वो डॉक्टरी के प्रोफेशन में काम किया। तभी मेरी 95 में शादी हो गई। शादी होने के बाद में मैं खुद का काम करने लग गया, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोला भी खुद की प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, नहीं तो मैं 700 रुपये देता हूँ, इस 700 में आपको काम चलाना होगा। उसमें भी मेरा कोई ज़्यादा काम नहीं चला। उसके बाद में मैंने खुद की प्रैक्टिस की तो मेरा थोड़ा धंधा ठीक हो गया, मैं 4-5 हज़ार रुपये महीना कमाने लग गया। लेकिन तभी फिर एक तकलीफ आ गई कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ढोला साहब डॉक्टरों पर बैन लगा दिया। अब वो फिर तकलीफ आ गई, फिर धंधा बंद हो गया। उसके बाद में मैंने पिताजी ने एक दिन मेरे को बोला, यार साथ में खेती का काम सीख ले, खेती किसानी जो है अपने बड़े बुजुर्गों के 7 पुश्तों से चला आ रहा है, दाल रोटी का जुगाड़ तो चल सकता है ना सीख लेगा तो। मेरा क्या पता मैं कितने दिन दुनिया में रहूं कितने दिन ना रहूं। तो मैंने पिताजी के कहने पे वो खेती किसानी का काम सीख लिया, खेती किसानी करने लग गया। खेती करते करते एक दिन अचानक पता चला पिताजी को कैंसर है, और वो 3 महीने में दुनिया से चले गए। एक गार्जियन थे, एक मेंटोर थे, एक गाइड थे, जो कुछ थे वो मेरे पिताजी थे, लेकिन वो चले गए दुनिया से। जब वो चले गए तो मैं क्या करूँ साहब, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जो लोग मेरे को हिस्से ठेके पे जमीन देते थे पिताजी के ब्याह पे, उन्होंने हिस्से ठेके पे जमीन देना बंद कर दिया, और मेरे हिस्से में राजस्थान की 10 बीघा रेगिस्तानी भूमि बची। उसमें भी मेरा बैड लक ये था कि बारिश नहीं हो रही थी, पानी नहीं गिर रहा था, इसलिए फसल नहीं हो रही थी। जब आदमी के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है तो आदमी क्या करता है साहब, दोस्तों से रिश्तेदारों से उधार लेके काम चलाता है कि चलो ले लेता हूँ अगले साल चुका दूंगा। मैं भी उधार लेके काम चला रहा था, 1 साल लिया, 2 साल लिया, 3 साल लिया। उस समय शायद लाख 1.5 लाख रुपए का मेरे सिर पे कर्जा हो गया था, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा ही था, कम नहीं था, कर्जा हो गया था। कोई मतलब एकदम से स्थिति ऐसी बन गई थी कि कोई रास्ता नहीं था मेरे पास में, मैं इतना कर्ज के बोझ तले दब गया था। आज से 20 साल पहले का 1.5 लाख आप इमेजिन करिए, अगर उसको 5 टाइम भी करो तो 7.5-8-10 लाख रुपए का कर्जा बनता है। आज किसी इंसान पे 10 लाख रुपए का कर्ज है और उसके पास में 1 रुपया अर्निंग नहीं है। आप सोच के देखो उसकी लाइफ कैसी होती होगी। और उसके साथ साथ उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, एक बेटा, एक पत्नी है, और वो खुद है। कैसे पलता होगा, कैसे जीवन चलता होगा। उसी दौरान मेरा एक दोस्त आया और उसने मेरे को दूध बेचने की सलाह दी, क्योंकि वो दूध बेचता था और दूध बेचने के काम में वो बहुत मतलब पैसे अच्छे बना रहा था, 2-2.5 हज़ार रुपया, 3 हज़ार रुपया महीना कमा रहा था। उसने मेरे को बोला, आत्माराम जी खाली बैठे क्या करोगे, कब तक उधार की जिंदगी जियोगे, कोई काम क्यों नहीं करते हो, ये जिंदगी कब तक चलेगी उधार से। मैंने कहा यार कोई काम आता नहीं है मेरे को, झोला छाप डॉक्टरी कर आती है वो करने नहीं देती सरकार, खेती में कुछ होता नहीं है, नहरी जमीन कोई हिस्से ठेके पे मेरे को देता नहीं है, इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है, 9वीं पास हूं, नौकरी कोई मिलती नहीं है। उसने कहा काम तो मैं बता दूं, आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा बताओ। बोलता है आपके गांव में दूध बहुत होता है, आप गांव से दूध इकट्ठा करके 12 किलोमीटर दूर तहसील हेडक्वार्टर है, जहां ले जाके दूध बेचो तो आपका काम चल सकता है। मैंने कहा यार बेचना नहीं आता। वो बोलता है वो मेरे पास आ जा, मेरे गाँव आ जा, 2-3 दिन में बेचना सिखा दूंगा। मैं उसके गांव चला गया, 2 दिन में उसने मेरे को दूध बेचना सिखा दिया। दूध बेचने का काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जानते हो कितना पानी मिलाना है, कितना फैट निकलवाना है, इतना सीखना होता है। वो मैं सीख लिया, और सीखने के बाद में मैं गांव आया। गांव आके मेरे साइकिल थी घर में, उस साइकिल से मैंने दूध बेचना शुरू किया। 28 दिसंबर 1998 को मैं दूध बेचने के लिए निकला घर से। पहले दिन में 20 रुपये कमाया और बहुत खुश हुआ था कि यार मैंने आज पैसा कमाया, क्योंकि कई सालों से मैं पैसे नहीं कमा पा रहा था, 2-3 साल से, और हर दिन प्रयास कर रहा था लेकिन नहीं बन रहा था। अमीर बनने के सपने और वो सब धूल चढ़ गई थी उनके ऊपर, वो सब गर्त में चले गए थे। सर्वाइवल का संकट पैदा हो गया था। कई बार बैठ के सोचता था यार ये जीवन कैसे जीऊंगा, कैसे इन बच्चों को पाल पाऊंगा, कैसे इस घर को चला पाऊंगा। लेकिन मन में हमेशा एक चीज सोचता था कि यार भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो कोई तो मेरे लिए प्लान बनाया हो। भगवान कोई गलत चीज नहीं बनाता है दोस्त, भगवान कभी कोई गलत चीज नहीं बनाता है। आपको उस पर भरोसा है, आपको क्या लगता है उसने कोई गलती की है क्या कभी जिंदगी में? भगवान गलती कर सकता है क्या? मेरे को नहीं लगता भगवान गलती कर सकता होगा। भगवान कभी कोई गलत चीज नहीं बनाता, वो हमेशा सही चीज बनाता है। और मेरे को भगवान पे भरोसा था कि उसने अगर मेरे को बनाया है ना तो कुछ तो ऐसा सोचा होगा यार मेरे बारे में जिससे मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, जिससे कुछ बड़ा कर सकता हूं। और इस तरह करके मैं दूध बेचने लगा। साइकिल से पुरानी मोटरसाइकिल पे आया, पुरानी मोटरसाइकिल से नई मोटरसाइकिल पे आया। खूब अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा था। 6 साल मैंने दूध बेचा है इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों। इस बिजनेस में आने से और आने के बाद भी मैंने कई साल तक दूध बेचा है। 6 साल टोटल दूध बेचा मैंने। झोला छाप डॉक्टरी की मैंने, उस दौरान बीच में सब्जी भी बेची मैंने, खेती किसानी भी की मैंने, घर में जानवर भी पाले मैंने। मतलब जितने काम पैसे कमाने के लिए एक आम आदमी कर सकता है ना, वो सारे काम मैंने किए। और हमेशा इस तलाश में रहता था कि कोई ऐसा काम मिल जाए जो मेरे सपनों तक मेरे को लेके जाए, कोई ऐसा अवसर मिल जाए जिससे मैं वो पालूं जो मैं पाना चाहता हूं। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा? क्या इस दुनिया में ऐसा कोई अवसर नहीं होगा जो एक आम आदमी को, जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाया,
किसी कारणवश पैसा नहीं है उसके पास में जिससे वो बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो एक आम आदमी को एक अच्छा जीवन जीने लायक बना दे, वो भी अपने सपनों को पूरा कर पाए, उसका भी जीवन अच्छा हो पाए? ये मैं रोज सोचता था। और अचानक एक दिन मेरे पास मेरे एक दोस्त का फोन आता है। दूध बेच के मैं घर पहुंचा था, शाम को 4:30-5 बजे का टाइम था। उसका फोन आता है, आत्माराम जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, दूध बेच के घर आया हूं यार। बोला कल मार्केट आओगे? मैंने कहा हाँ यार, ये तो रोज का काम है, आना ही पड़ेगा। बोलता है आप दूध बेच के मेरे पास आना, मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताऊंगा। आप दूध बेच के मेरे पास आना, मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताऊंगा। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी आदमी हूं, और हिंदुस्तानी आदमी के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, उसको फ्री में कुछ भी दो ना, वो लेने को तैयार रहता है। जहर भी दोगे तो ले लेगा, बोलेगा ले लेता हूं अपने, नहीं तो पड़ोसी के काम आ जाएगा। मैं भी भागा भागा उसके पास गया, जाके मैंने उसको बोला भाई बता तेरा फ्री का बिजनेस क्या है। तो उसने मेरे को एक गत्ते का पैकेट दिया जिसपे लिखा हुआ था आरसीएम बिजनेस एनएम किट। मैंने कहा ये क्या है? बोला ये कपड़ा है। मैंने कहा ये कपड़ा ऐसे कब से आने लग गया? बोला ये नए तरीके का कपड़ा है, पहले कपड़ा जो थान में आता था, अभी ये कपड़ा जो है ये कट पीस में आता है, पैकेट में आता है। और इस कपड़े की एक खास बात है, इस कपड़े को पहन के आदमी अमीर बन सकता है। थोड़ा भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार सुन रहा था कि कपड़ा पहनने से कोई अमीर बन सकता है। 2-3 बार पूछा, उसने सेम जवाब दिया। फिर उसने मेरे को बताया कि आपको ये किट लेनी पड़ेगी, 1280 रुपए देने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको एक फार्म भरना पड़ेगा, उसके बाद में लोगों को कपड़ा यूज करोगे, अच्छा लगेगा लोगों को बताओगे। और उसने मेरे को आरसीएम का मार्केटिंग प्लान, जैसा उसको बेचारा पहले दिन तो ज्वाइन किया था, अब पहले दिन जुड़े हुए आदमी को कितना प्लान अच्छा दिखाना आता होगा, जैसा प्लान उसको आता था उसने मेरे को वैसा दिखाया। और जैसे ही उसने मेरे को प्लान दिखाया, आदमी जो है ना, आदमी जो है, कदम जी एक बात कहते हैं रोड मैप में, आदमी को अपने फायदे की बात जो है ना बरसों बाद समझ में आती है, अपने नुकसान की बात हाथों हाथ समझ में आती है, और दूसरे का नुकसान करना हो तो एडवांस में बात समझ में आती है। मेरा दोस्त मुझे फायदे की बात बता रहा, और आदमी की फितरत है, उसको जब भी कुछ बताओगे ना उसका शक होगा, उसको शक होगा। थोड़े दिन पहले की एक घटना है, मेरे यहां पे एक आदमी आया, गद्दा बेचने के लिए आया। बेड पे जो गद्दा होता है ना, बेड का जो गद्दा होता है, वो गद्दा बेचने के लिए आया। मार्केट में उस गद्दे की कीमत है 15,000 रुपए, और वो गद्दा दे रहा है 5,000 रुपए का। सबको लग रहा है यार सस्ता है, 1/3 है, लेकिन सबको डाउट है कि कुछ तो गड़बड़ है। मार्केट में 15,000 का मिल रहा है, यहां 5,000 का कैसे दे रहे हैं? मेरे को पूछा भाई ऐसे ऐसे गद्दे वाला आया है, 15,000 का है, मैं था नहीं, और 5,000 में दे रहा है, क्या करना चाहिए? मैंने कहा गद्दे की क्वालिटी देखो, अगर गद्दे की क्वालिटी बढ़िया है तो 5,000 रुपए दो और गद्दा ले लो। बोले ऐसे कैसे ले ले? मैंने कहा क्यों? बोले ऐसे थोड़ी ले सकते हैं, नकली हुआ तो। यार नकली तुम्हारे सामने है, देख लो। वो बोलता है मैं नंबर दे रहा हूं, मैं एड्रेस दे रहा हूं, अगर कोई खराबी आ जाए तो आप मेरे को वापस दे दीजिएगा। दोस्तों सच बता रहा हूं, 15,000 की चीज 5,000 में मिल रही थी, फिर भी नहीं खरीदी। नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि फायदे की बात थी, और ये बात कई साल बाद समझ में आती है। ये फायदे की बात कई साल बाद समझ में आती है। मेरा दोस्त मुझे आरसीएम बिजनेस समझा रहा था, मेरे फायदे के लिए बता रहा था, और मेरे को डाउट हो रहा था कि इसका क्या फायदा है। अरे 1,260 रुपए का वो कपड़ा मेरे को दे रहा है, उस कपड़े में वो कमा के कितना सा कमा लेगा, एक छोटा सा मेरा बिजनेस दिमाग सोच नहीं पाया। हालांकि मैं दूध बेचता था, मैं एक बिजनेसमैन था, उसकी मेडिकल स्टोर की दुकान थी, मैं रोज उससे दवाइयां लेके आता था। वो दवाइयों में पैसे कमा रहा है, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। उसने पैसा लगाया है, वो पैसा कमाएगा, उसका राइट है। बट वो आरसीएम बिजनेस की किट मेरे को दे रहा है, मेरे को किट देके वो करोड़पति बन जाएगा, ये मेरे को डाउट हो रहा है कि मेरे को फंसा रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, 45 मिनट लगाए थे उसने मेरे को समझाने में। थैंक गॉड मेरा दिन अच्छा था, 18 सितंबर 2002 की बात है ये। मेरा दिन अच्छा था, ऊपर वाले की कोई विशेष कृपा थी मेरे ऊपर, जो मैं इस अभियान से जुड़ने वाला था। अदरवाइज 90% लोग जो होते हैं ना, वो तो ऐसे ही चले जाते हैं, समझते ही नहीं है। मेरा दिन अच्छा था, मेरे दोस्त ने मेरे को एक बहाने से बोला चाय पिएगा। मैंने कहा 1.25 घंटे माथा खाया है, चाय तो पिला सकता है, लेकिन अगर पैसे लेगा तो नहीं पीऊंगा। बोला यार पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा कपड़े का फ्री बोल के बुलाया और अभी कपड़े के पैसे ले रहे हैं।
थोड़ी देर में पता चला चाय पीने के बाद गिलास रखूं और तू बोले चाय के पैसे दे। तो अगर फ्री पिलानी है तो पिला, पैसे लेने हैं तो मत पिला। बोला फ्री पिलाऊंगा, जाके बोल के आ रहा हूं। मैंने कहा यहीं से आवाज लगा दे, सामने तो है चाय वाला। बोला नहीं, बोल के आता हूं। वो गया उसको बोलने के लिए। थोड़ी देर बाद में वो एक लड़का चाय लेके आया। जैसे ही वो चाय रख के लड़का गया, एक लंबी सी स्टीम कार आई और उसमें से एक गोरा चिट्टा आदमी टाई लगाई हुए बाहर आया, दुकान में घुसा और दुकान में घुस के मेरे से हाथ मिला के बोलता है, हेलो आत्माराम जी, क्या हाल चाल है। मैं सन रह गया। मैं जिंदगी में पहली बार उस आदमी से मिल रहा था। इतना बड़ा अमीर आदमी उस समय स्टीम कार लेके आया जो आज की मर्सिडीज के बराबर होती है। इतना बड़ा अमीर आदमी सूट बूट टाई में। मैंने तो सूट बूट टाई में टीवी में देखा था लोगों को। मेरे शहर में मैंने कभी सूट बूट टाई वाले आदमी नहीं देखे थे। पहली बार एक ऐसा अमीर आदमी जो मेरे से हाथ मिला रहा है, एक दूध वाले से हाथ मिला रहा है, एक गरीब आदमी से हाथ मिला रहा है और पूछ रहा है, हेलो आत्माराम जी, क्या हाल चाल है। दोस्त, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सन रह गया। मैंने कहा साहब बहुत बढ़िया। साहब आप मेरे को कैसे जानते हो। बोले आपको कौन नहीं जानता, इतना बढ़िया दूध बेचते हो। ये लो साहब। आधे से ज्यादा तो मैं पहले ही उनसे प्रभावित था और ऊपर से इन्होंने इतना मीठा बोल दिया कि आपको कौन नहीं जानता, आप इतना बढ़िया दूध बेचते हो। मतलब मैं तो, मतलब वो मोदी जी कहते हैं ना 56 इंच का सीना, अपना तो 56 इंच से भी आगे निकल गया था सीना। अरे यार इतना मशहूर हूं मैं। खैर बैठे, वो चाय पीने लग गए। वो चाय एक और मंगवा ली, वो चाय पीने लग गए। चाय पीते पीते उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछ लिया, आत्माराम जी और सुनाओ, काम धंधा कैसे चल रहा है। पहली बार में कोई भी आदमी है ना, वो बढ़िया ही बोलता है। मैंने भी बढ़िया ही बोला। मेरा बढ़िया नहीं चल रहा था, मैं कर्ज के बोझ से दबा हुआ था। घर में रोज बीवी के साथ पैसों को लेकर झगड़ा होता था। सच बता रहा हूं, लिख लीजिएगा मेरी बात को। इस दुनिया के 99% जो झगड़ों की जड़ है ना, वो पैसा है। और वो पैसा नहीं है। लोग कहते हैं सारी बीमारियों की जड़ पैसा है। सारी बीमारियों की जड़ कम पैसा है। इस शब्द को सही करिए साहब। ये जो किसी समझदार आदमी ने दिया है ना, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, इसको इसको ठीक करिए। कम पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, पैसा सभी बुराइयों की जड़ नहीं है। अरे हमारे बेटे की शादी 6 दिन में हो जाती है, मुकेश अंबानी वाले की 6 महीने में भी नहीं निपटी। हमारे वाले की तो 6 महीने में तलाक की नौबत आ जाती है कईयों के। उसकी तो 6 महीने तक तो अभी तो शादी ही नहीं हुई, अभी जाके निपटी है। दुनिया के 5 देश घूम लिए उन्होंने। अभी भी पार्टियां बाकी है, मीडिया में आ नहीं रही है, पता चल जाता मीडिया में आती तो अभी भी पार्टियां चल रही है। तो समस्या पैसा नहीं है, समस्या कम पैसा है। तो मैं कम पैसे की समस्या से रोज ग्रसित था, रोज झगड़े होते थे। जिन घरों से दूध खरीदता था उनके साथ झूठ बोलता था ताकि सस्ता दे दे, कि मार्केट में खपत नहीं है। जिन घरों में लाखी बेचता था उनसे झूठ बोलता था कि भाई पीछे से ऐसा ही मिलता है, पानी खुद मिला रहा हूं। बदनाम उसको कर रहा हूं जो बेचारे ने प्योर दूध दिया है, मेरी आंखों के सामने गाय का दूध निकाल के डाला है टंकी में। झूठ करता, झूठ बोलता था, सारा दिन झूठ बोलता था, बेईमानी करता था, सब कुछ करता था पैसे कमाने के लिए। लेकिन फिर भी पैसा नहीं कमा पाता था और हर दिन पैसे के लिए झगड़ा होता था, कंप्रोमाइज होता था। कंप्रोमाइज की जिंदगी होती थी, एकदम फुल कंप्रोमाइज। मतलब उससे आगे कोई कंप्रोमाइज की सीमा नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला, बहुत बढ़िया। उन्होंने मुस्कुरा के बोला, जैसे लोग बोलते हैं वैसे या वास्तव में बहुत बढ़िया। अब मैं पिघल गया। मैंने कहा सॉरी, गरीब आदमी के हाल कभी बढ़िया नहीं हो सकते हैं, वो बोलने को बढ़िया बोलता है। हालात तो इतनी खराब है कि इससे ज्यादा खराब हो नहीं सकते, बट मजबूरी है, क्या करें साहब, काम चलाना पड़ता है। उन्होंने कहा सुनो, आप जिंदगी में ये मजबूरी वाली जिंदगी जीने आए हो कि अपने सपनों वाली जिंदगी जीने आए हो। अगर जिंदगी मौका दे तो सपनों वाली जिंदगी चुनना चाहोगे या जो आज जिंदगी जी रहे हो वो जीना चाहोगे। मैंने कहा साहब कौन पागल होगा, मौका मिले और वो सपनों वाली जिंदगी को छोड़ दे और आज वाली ये नरक वाली जिंदगी जिए। मैं साहब सपनों की जिंदगी जीना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई अवसर नहीं है, कोई मौका नहीं है। उन्होंने कहा दूध है ना, दूध बेच के नेस्ले वाला अरबों रुपए कमा रहा है, दूध बेच के सर्स वाला अरबों रुपए कमा रहा है, दूध बेच के अमूल वाला अरबों रुपए कमा रहा है, अरबपति बन गए सरदार जी अमूल वाले, आप भी बन सकते हो। मैंने कहा सर उसके लिए बहुत सारा माइंड चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। सर इतना बड़ा कैसे कर पाऊंगा। तो बोले अगर आपको कोई ऐसा काम दे दिया जाए, अगर ऐसा कोई काम दे दिया जाए जिसमें आदमी आपको नहीं चाहिए, पैसा आपको नहीं चाहिए,
और दिमाग भी आपका नहीं हो लगाना हो, और पैसा आप अमूल वाले सरदार जी जितना कमा सकते हो। आपके शहर के सबसे ज्यादा बड़े दूध वाले का नाम बताओ। मैंने कहा प्रेम, कितने रुपए कमाता है? मैंने कहा वो तो बहुत पैसे कमाता है, 30-40 हजार रुपए महीना कमाता है। बोले आप 2,000 कमाते हो, 30-40 हजार कमाता है। अगर आपको मैं एक ऐसा काम बता दूं जो काम आपके उस दूध वाले से 10 गुना ज्यादा पैसा आपको दे सकता है, और मजे की बात यह है आप एक बार काम कर दोगे, उसके बाद काम नहीं करोगे तो भी आपको पैसा आएगा। आप दुनिया में नहीं रहोगे तो भी पैसा आएगा। आपके पास समय चाहोगे समय होगा, पैसा चाहोगे पैसा होगा, और आपके परिवार के लिए वो सिक्योरिटी होगी जो आपके उस दूध वाले दोस्त के परिवार के पास भी नहीं है। अगर ऐसा कोई काम मैं बता दूं, क्या सुनना चाहोगे? चैट में बताओ क्या करना चाहिए था मुझे, क्या करना चाहिए था मुझे? यस करना चाहिए था कि भाग जाना चाहिए था? यस करना चाहिए था। थैंक यू सो मच। यस करना चाहिए था। मैंने यस किया, मैंने यस किया, लेकिन उनकी बात में इतना वजन था कि जब वो बोल रहे थे ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। जब वो ये सवाल पूछ रहे थे ना मेरे से, तो मेरे अंदर से ऐसे लग रहा था भगवान मेरे सामने बैठे हैं, एकदम गॉड, खुदा, अल्लाह मेरे सामने बैठ गए हॉट सीट पे, और मेरे से पूछ रहे बच्चा मांग तुझे क्या चाहिए। वो पूछते गए मैं बोलता गया, वो पूछते गए मैं बोलता गया। कोई डायरी नहीं ली उन्होंने, कोई प्लान बुक हाथ में नहीं ली उन्होंने, क्योंकि मेरे दोस्त ने पहले ही बता दिया था प्लान दिखा चुका हूं, प्लान खोपड़ी में घुस नहीं रहा है क्योंकि ढक्कन बंद है। उन्होंने सीधा मेरे से पूछा अगर मैं आपकी मदद करूं और मैं अगर आपको यह बता दूं कि वो जिंदगी जो आप चाहते हो वो जी सकते हो, अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हो, अपने सपनों की दुनिया बना सकते हो, आपकी बीवी कोई चीज की ख्वाहिश करे उससे पहले वो चीज आप उसको ला के दे सकते हो, आपके बच्चे कोई चीज मांगे उससे पहले ला सकते हो, शहर के सबसे अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, अच्छा एक लाइफस्टाइल उनको दे सकते हो, मोटरसाइकिल किसी की कार होगी, दूध नहीं बेचना होगा कभी जिंदगी में, 7 पुश्तों में दूध नहीं बेचना होगा। अगर ऐसा काम बताऊं करना चाहोगे? मैंने कहा यस सर। बोले पीछे तो नहीं हटोगे? मैंने कहा सर अगर एक भी आदमी ऐसा काम कर रहा है और अगर वो सफल है ना, तो दूसरा आदमी उस काम को करके सफल होगा, उसका नाम आत्माराम होगा। दैट इज कॉल्ड माई कमिटमेंट। एक आदमी अगर सफल हुआ है उस काम को करके, और अगर ऐसा कोई काम है दुनिया में जो आप बता रहे हो और उसको करके एक आदमी सफल हुआ है इस जहान में, पूरी धरती पे, और दूसरा आदमी सफल हो सकता है, तो वो दूसरा आदमी आत्माराम होगा, और कोई हो या ना हो अपनी गारंटी है। उनका 1260 रुपए निकालो। उन्होंने किट उठाई मेरे हाथ में दी और बोले 1260 निकालो। मैंने कहा सर ये तो अभी तो मना किया साहब, ये तो जोड़ा जोड़ी वाला काम है ये। बोले मेरे को एक बात बताओ, आप दूध बेचते हो उसके अंदर क्या करते हो? क्या जोड़ा जोड़ी नहीं करते हो? क्या दूध के काम में जोड़ा जोड़ी नहीं करते हो? पीछे जिन घरों से दूध लाते हो, अगर डबल करना हो धंधे को तो क्या करना होगा? मैंने कहा उनकी संख्या डबल करनी होगी, उस डबल दूध को, डबल क्वांटिटी को आगे खत्म करना होगा, तो क्या करना होगा? मैंने कहा आगे भी डबल करना होगा। तो बोले जोड़ा जोड़ी नहीं है? बोला हाँ सर है तो जोड़ा जोड़ी। बोले झोला छाप डॉक्टरी करते हो उसमें जोड़ा जोड़ी नहीं है? मैंने कहा है। ये मेडिकल स्टोर वाला, ये मेरा भतीजा, ये दवाई बेचता है राम अवतार, ये ग्राहकों को रोज बुलाता है, रोज जोड़ता है, ये जोड़ा जोड़ी नहीं है? मैंने कहा हाँ है। बोले याद रखना इस दुनिया में जिसको जोड़ना आ गया उसको गेम चेंज करना आ गया। कौन से साबुन यूज करते हो? मैंने कहा सर, अब मैं बोलना लक्ष्य था लेकिन आज सच बता रहा हूं, निरमा यूज करता था, यूज निरमा करता था, बट निरमा बोलने में शर्म आई तो मैं सोच के लक्ष्य बोल गया। मैंने कहा सर लक्ष्य, क्योंकि मैं किराने की दुकान पे काम किया हुआ था, लक्ष्य मेरा बेचा हुआ था, तो मेरे को लक्ष्य का मालूम था। मैंने कहा सर लक्ष्य इस्तेमाल करता हूं। बोले आपके लिए लक्ष्य लक्ष्य बनाता है या लाखों लोगों करोड़ों लोगों के लिए बनाता है? मैंने कहा सर वो तो पूरे देश के लिए बनाता है। अगर लक्ष्य वाले का एक ही ग्राहक हो, लक्ष्य वाला अमीर होगा कि गरीब होगा? फ्यूज उड़ गए सर मेरे दिमाग के। मैंने कहा एक हो तो वो तो मेरे जैसा ही सड़क छाप होगा। बोले इसका मतलब लक्ष्य वाला अमीर इसलिए है कि उसने लोगों को जोड़ा है अपने साथ? मैंने कहा यस। बोले टाटा अमीर कैसे है? मैंने कहा लोगों को जोड़ा है उसने अपने साथ। अंबानी अमीर कैसे है? मैंने कहा जोड़ा है उसने लोगों को अपने साथ। बोले ऐसे कोई एक आदमी का नाम बताओ आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी जान पहचान में, जिसने एक भी आदमी को अपने साथ जोड़ा नहीं।
और वो अमीर है। आधे घंटे तक सोचता रहा, एक भी नहीं। उन्होंने कहा अमीरी का पहला नियम है नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जोड़ा जोड़ी मतलब नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आपको अमीर बनना है ना, तो इस शब्द से प्यार करो, बेपनाह मोहब्बत। अपनी पत्नी और बच्चों से और मां बाप से जितनी मोहब्बत करते हो ना, उससे ज्यादा इस शब्द से मोहब्बत करो जिससे नफरत कर रहे हो, नेटवर्क। इस दुनिया के जितने अमीर लोग हैं ना साहब, जितने अमीर लोग, वो सारे, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ी थी बाद में मैंने, रिच डैड पुअर डैड, उसमें उन्होंने बोला भी है, इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो सब नेटवर्क बनाते हैं। और जितने गरीब लोग हैं ना, उनको काम का प्रशिक्षण दिया जाता है कि काम को कैसे करना है, काम को कैसे करना है, काम को कैसे करना है, वो नौकरी हो चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो। जितने अमीर लोग हैं ना, उन्होंने सबने नेटवर्क बनाया है। एक हम ही है जो ये धंधे से डरते हैं। अच्छा, डरते क्यों है मालूम है? क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। जो स्कूल में नहीं पढ़ाया गया वो हमारे लिए सही नहीं है। हमारा ऐसा मानना है, जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है वो सही नहीं है। आज मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। फोर्ब्स मैगजीन हर महीने 500 लोगों की दुनिया की सूची जारी करती है, अमीरों की। और उसमें जितने अमीर है ना, जिन जिन व्यवसायों के नाम आते हैं, उस व्यवसाय के फर्स्ट पारी के जो लोग हैं, जैसे अभी मान लो मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी का नाम आ जाए या अनंत अंबानी का नाम आ जाए, तो वो अमीर आएंगे तो वो पढ़े लिखे अमीरों में आएगा। क्योंकि उन्होंने तो अभी बाप दादा अरबपति थे तो हार्वर्ड में जाके डिग्रियां ले आए, कैम्ब्रिज में जाके डिग्रियां ले आए। फर्स्ट पारी के जो एंटरप्रेन्योर थे, फोर्ब्स 500 के फर्स्ट पारी के, जितनी भी आप कंपनियां जानते हो, उनके फर्स्ट पारी के एंटरप्रेन्योर सारे के सारे कॉलेज ड्रॉप आउट है। सारे के सारे, एक नहीं दो नहीं, सारे के सारे कॉलेज ड्रॉप आउट। मतलब किसी के पास डिग्री नहीं है। तो भाई साहब, अगर स्कूल अमीर बनाने का काम करता तो फोर्ब्स मैगजीन वाले सारे के सारे गरीब होते, और सारे के सारे वो लोग अमीर होते जो कॉलेज पास आउट होके आए हैं। धीरूभाई अंबानी 10वीं फेल थे, लेकिन सारे हार्वर्ड के स्टूडेंटों को उन्होंने अपने लिए काम पे रखा, उनको अपने साथ जोड़ा। क्या आपके और मेरे पास वो पावर है कि धीरूभाई अंबानी की तरह अरबों रुपए लगा के, स्किल लगा के, दिमाग लगा के, 1 2 ढाई 3 4 5 6 करके, और हम ऐसा एक नेटवर्क बनाए? नहीं है। क्या हमारे पास ऐसा कोई बिजनेस है? नहीं है। लेकिन थैंक गॉड टीसी छाबड़ा साहब का, कि उन्होंने एक ऐसा बिजनेस बनाया जो आप और मेरे जैसे साधारण हिंदुस्तान के 90% लोग, हिंदुस्तान के 90% लोग आज भी 20,000 रुपए से कम कमाते हैं। और यह बात मैं कहता हूं तो लोगों को डाउट होता है। डाउट मत करिए, 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार फ्री राशन दे रही है। इसका मतलब वो 80 करोड़ लोग गरीब हैं और वो 10,000 रुपए से भी कम कमा रहे हैं महीने का। अगर पर कैपिटा की बात करूं तो हिंदुस्तान का $2,500 है, लेकिन अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों की बात करूं तो उनका पर कैपिटा में $2,500 नहीं है, उनका $1,000 भी नहीं बनता है साल का। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। वादे बहुत सारे नेता करेंगे, बट वादे निभा नहीं पाएंगे। क्योंकि वादे इसलिए नहीं निभा पाएंगे क्योंकि कोई भी कंट्री में कोई भी सरकार सारे लोगों को रोजगार नहीं दे सकती है। अमेरिका अमीर इसलिए नहीं है कि वहां की सरकार ज्यादा लोगों को नौकरी देती है। अमेरिका अमीर इसलिए है कि वहां एंटरप्रेन्योर ज्यादा है। चाइना इसलिए अमीर नहीं है कि चाइना की सरकार लोगों को ज्यादा नौकरी देती है। चाइना इसलिए अमीर है कि चाइना के लोग एंटरप्रेन्योर माइंड के ज्यादा है। दुनिया में केवल वही देश अमीर बनेगा जिसमें एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होगा, उद्यमिता का माइंडसेट जिसका होगा, वो कंट्री आगे जाएगा। जॉब मेंटेलिटी कभी भी आपको रिच नहीं बना सकती है। सॉरी टू से, मुझे माफ करिएगा, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं जॉब इज द टेम्परेरी सॉल्यूशन ऑफ परमानेंट प्रॉब्लम। परमानेंट प्रॉब्लम क्या है? पैसा है। उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन मिलता है जॉब में, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। मेरे अपलाइन ने जब मेरे को ये किट के बारे में बताया, ये कपड़े के बारे में बताया, और फिर उन्होंने बताया आप पहनोगे
ईमानदारी से बताओ, क्या आप ऐसे किसी आदमी को जानते हो जो कपड़ा नहीं पहनता है? मैंने कहा सर नहीं, सबको जानता हूं। क्या आप ऐसे किसी आदमी को जानते हो जिसने कभी दुकान नहीं बदली है, कि भैया मेरे तो 7 पुश्तें एक ही दुकान से कपड़ा लेती है? मैंने कहा नहीं, सब बदलते हैं। तो जब सब दुकान बदलते हैं, सब कपड़ा पहनते हैं, और वो सब अलग अलग जगह से जाके लेते हैं, तो फिर आप बताओगे तो आपसे नहीं लेंगे क्या? मैंने कहा सर ले तो लेंगे। बोले अगर आप उनके फायदे की बात बताओगे तो वो करेंगे, आपके फायदे की बताओगे तो शायद वो ना करें। उनके फायदे की बात क्या है? जो प्रोडक्ट उस समय कपड़ा था, आज तो 1000 प्रोडक्ट है हमारे पास, बिलिंग में तो 14,000 है, और वैसे 400 500 600 प्रोडक्ट है, गिनती नहीं है साहब कितने आरसे में। आज गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, और गुड नाइट से लेके गुड मॉर्निंग तक के सारे प्रोडक्ट है आरसे। उन्होंने कहा कि जितना आज आप देख रहे हो कपड़ा, आने वाले समय में आपके घर का लगने वाला हर सामान आरसीएम से आएगा। और अगर आपने इस बिजनेस को समझ लिया आज, तो ये बिजनेस आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी को बदल के रख देगा। आपके परिवार का सबसे अमीर आदमी कोई होगा तो वो आत्माराम होगा। आपके परिवार की सबसे बड़ी गाड़ी होगी तो वो आपकी गाड़ी होगी। सबसे बड़ा घर होगा तो वो आपका होगा। सबसे अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होंगे तो वो आपके पढ़ रहे होंगे। देश दुनिया की सैर कोई कर रहा होगा तो वो आपका परिवार होगा। जिंदगी में जिस चीज पे हाथ रखोगे, पैसे से खरीदी जाने वाली हर वो चीज आपकी होगी। नेम होगा, फेम होगा, इज्जत होगी, दौलत होगी, शोहरत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आत्माराम। मैंने कहा सर मैं तैयार। बोले 1260 रुपए लो। दोस्तों सच बता रहा हूं, दिन मेरे पास 1260 रुपए नहीं थे। मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। मैं 3 दोस्तों के पास गया, 500 रुपया उधार मांगा, झूठ बोल के मांगा, झूठ बोल के मांगा, क्योंकि मेरे को मालूम था सच बोलूंगा तो देंगे नहीं। मेरे दोस्त थे, कमीनेपन को उनको जानता था मैं, क्योंकि उनसे मैंने पैसे ले रखे थे। तो मैं सबसे बड़ा कमीना मैं था, उससे बड़े कमीने वो थे। सच बोल के मांगता तो वो बोलते अरे यार पहले से डूबा हुआ है और डूब जाएगा। मैं उनको जाके बताऊं आरसीएम ज्वाइन कर रहा हूं, तो मेरे को 500 रुपए दे दे, देगा वो मेरे को आरसीएम छुड़वा देगा वहीं पे। एक को बोला मोटरसाइकिल खराब हो गया, एक को बोला पेट में दर्द है, मर जाऊंगा तो तेरा 30,000 डूब जाएगा, जल्दी दे जल्दी दे जल्दी दे। 3 दोस्तों से झूठ बोल के 1500 रुपए लाया। वो आज भी बोलते हैं, मेरे को मिलते हैं, वो कहते हैं साले अगर हमें ये पता होता ना तू ये पैसे आरसीएम ज्वाइन करने के लिए ले जा रहा है, हम तेरे को 7 जन्म में नहीं देते। हमारा डूब जावे तो डूब जावे, कम से कम तू तो हमें छोड़ के नहीं जाता, तू तो हमसे अलग नहीं होता। चाहे वो मजाक में बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं। मैं 3 दोस्तों से झूठ बोल के 1500 रुपए लाया, लाके अपलाइन को दिया। उन्होंने 1260 रुपए वो लिए, 40 रुपए का उन्होंने कुछ लिटरेचर मेरे को दिया, 1300 रुपया उन्होंने लिया, 200 रुपया मुझे वापस दिया, फॉर्म भरा और आरसीएम बिजनेस ज्वाइन हो गया। ज्वाइन किया, 12 किलोमीटर दूर घर जा रहा हूं, वो टंकी जो दूध की कैन होती है ना, उसमें वो किट आई नहीं थी, तो ऊपर रख के जा रहा था और सोचता जा रहा था इसको बताऊंगा, वो तो मेरे को मना ही नहीं करेगा, वो तो मेरी बात टालेगा ही नहीं, उसने तो कभी मेरे को कुछ बोला ही नहीं, वो तो मैं बोलता हूं तो रात की 12 बजे भी मेरे लिए तैयार रहता है। ऐसे करके दिमाग में एक लिस्ट बना रहा था किन किन को बताना है। घर गया, फटाफट बीवी को बोला जल्दी से खाना दे दे, आज अमीर बनने वाली चाबी मिल गई है अपने को। अब वो किट को देख रही है, कपड़े को देख रही है, मेरी को देख रही है। यार इस दुनिया में आप पे किसी को भी भरोसा हो सकता है, आपकी घरवाली को बहुत ही कम भरोसा होता है, और आप पे भरोसा है तो यू आर सो लकी। मेरे वाली को तो आज भी मेरे पे डाउट ही रहता है। वो अभी भी मैं कुछ बोलता हूँ ना, मैं उसको बोलता हूँ ये करेंगे वो करेंगे, वो कहती है अरे यार ये मुंह और मसूर की दाल। अब थोड़ा थोड़ा उसको लगने लगे। अभी हंस रही थी, ये बीसी छाबड़ा जी, हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं अच्छे अच्छे बोलने वाले, उनको नहीं लाते हैं, आपको बोल देते हैं मीटिंग कर दो। क्या मीटिंग करोगे आप? मैंने कहा तुम भी सुन लेना। वो बोलती है नहीं मेरा सुना हुआ है, 25 साल 26 साल हो गए सुनते हुए, मैं जानती हूँ आपको कैसा बोलते हो आप। ठीक है, उसने मेरा मजाक उड़ाया घर पे सबसे पहले तो। उसके बाद मैंने कहा इसको थोड़ा ही ज्वाइन करवाना है, इसको थोड़ा ही ज्वाइन करवाना है, जो इसको समझाऊं मैं। क्यों दीवारों से सर फोड़ूं यार? दीवार से सर फोड़ोगे तो सर फूटेगा, दीवार थोड़ी फूटेगी। इस दुनिया में आप किसी को भी समझा सकते हो, बीवी को समझा सकते हो क्या? नहीं समझा सकते हो। बीसी सर ने समझाया था मेरी बीवी को, बीसी सर ने आरसीएम समझाया था, और वो भी राज की बात, वो सॉरी राज की बात सॉरी वो सोचिए और अमीर बनिए ऑडियो सुन के, सोचिए और अमीर बनिए ऑडियो में टेप रिकॉर्डर में चला के रखा। वो खाना पका रही थी, घर में टेप रिकॉर्डर बजेगा तो सबको सुना जाएगा। आज कौन से ब्लूटूथ आ गए, आज उस जमाने में कौन सा ब्लूटूथ था, इड्डा मोटा टेप रिकॉर्डर आता था, उसमें सीधी कैसे डलती थी और वो चलता था, फिर पूरे गांव को सुनाई देता था। वो सुन रहा था और उसमें बीसी सर ने कहा हो सकता है आपको भरोसा हो या ना
हो सकता है आपके मम्मी पापा को भी ये भरोसा ना हो या ना हो कि आप कामयाब हो सकते हैं, हो सकता है आपके पड़ोसी दोस्त और रिश्तेदारों को भी ये भरोसा हो या ना हो कि आप कामयाब हो सकता है, बट ये बीसी छाबड़ा को भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। मेरी बीवी के भाग के खड़ी हुई, उसको रिवाइंड किया, बैक किया, फिर सुना। मैं बोला आज हो गया इलाज। थैंक यू गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी, आज आपने इलाज कर दिया, आज मेरे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा को आपने पार करवा दिया। उसने 4 बार सुना और फिर रोने लग गई। ये आदमी जो 700 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा में बैठा, इसको भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते, और मैं आपकी पत्नी हूं, मेरे को भरोसा नहीं है कि आप कामयाब हो सकते। आज के बाद मैं आपको आरसीएम के लिए कभी नहीं रोकूंगी, कभी झगड़ा नहीं करूं। पहले तो होते थे ना झगड़े, वो टेप तो बहुत साल बाद आया था, उससे पहले तो पता नहीं क्या क्या हुआ था। भारत पाकिस्तान की जंग, रोज घर में जाते थे ना, तो ये पक्का पता होता था कि घर में लड़ाई होनी है, पक्का पता होता था कि लड़ाई तो होनी ही होनी। क्यों लड़ाई होनी है? कमा कुछ रहे नहीं और सारा दिन सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सारा दिन देख लो, चवन्नी घर में लेके ना आओ। तो उसके बाद में वो ज्वाइन करने के बाद घर गया, बीवी के साथ थोड़ी देर बातचीत हुई, उसके बाद में मैं एक दोस्त के पास गया प्लान दिखाने के लिए, उसको प्लान दिखाया, वो कहता है अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बता रहा हूं उसको, वो सुन रहा है, मैं मन में सोच रहा हूं ये तो अभी ज्वाइन किया क्या किया। आधा घंटा सुनने के बाद बोलता है ये तेरे को अमीर बनाने के लिए कंपनी 700 किलोमीटर भीलवाड़ा से चल के आई है, तो भीलवाड़ा में गरीब लोग नहीं है क्या? सारे अमीर बन गए क्या? मैंने कहा यार ये तो पता नहीं है। बोला तो पता करके आना पहले, अगर भीलवाड़ा में सारे लोग अमीर बन गए तो पूरा अपन गांव को ज्वाइन करवाएंगे, लेकिन अगर एक भी गरीब है ना भीलवाड़ा में, तो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे अमीर बन सकता है। बेटा अगर तेरे को अमीर बनना होता तो अंबानी के घर भगवान पैदा कर देता, इधर काहे को पैदा किया? अब उसने मेरे को रिवर्स प्लान दिया। आधे घंटे में मेरा जो मोटिवेशन लेवल 7वें आसमान पे था ना, उसको उसने जमीन से भी 2 फीट नीचे गाड़ दिया। उसके पास से खड़ा हुआ, अगले दोस्त के पास गया, उसको जाके बताया तो उसने बोला अच्छा बहुत बढ़िया, देख सीधी बात बताऊं तेरे को। मैंने कहा बता। तू चाहे तो मेरे से 1260 रुपया उधार ले जा, बट ये बिजनेस छोड़ दे। क्यों? बोला ये दूध बेच रहा है ना, ये तेरे से पूरा बिक नहीं रहा है। ये तू कपड़ा बेचेगा ना, तो ना दूध का रहेगा ना कपड़ों का रहेगा। 2 घोड़ों का सवार हमेशा गिरता है, 2 नावों का सवार हमेशा डूबता है। 2 बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते, एक म्यान में 2 तलवार नहीं आ सकती है, एक ही आ सकती है। दूध बेच, आराम से बेच, बढ़िया बेच, उसी में मेहनत कर, फायदे में रहेगा। अब तीसरे दोस्त के पास जाने की बारी, दरवाजे में घुसा, बोला कैसे आया? नहीं ऐसे ही आया था, प्लान ही नहीं दिया, वापस आ गया। और 6 महीने तक उस गली की शक्ल नहीं देखी थी, उस सड़क से नहीं गुजरा था जिस सड़क में मेरे दोस्त की दुकान थी। 6 महीने तक वो बेचारा हर महीने फोन कर रहा है, मीटिंग हो रही है आ जाओ, मीटिंग हो रही है आ जाओ। मरा ना जाओ मीटिंग में। क्यों? पता था पहली बार गया था, चाचा भतीजा 2 ने मिलकर ज्वाइन करवा दिया। मीटिंग में जाऊंगा पता नहीं कितने लोग होंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। नहीं गया। 6 महीने तक बेचारे ने फॉलोअप किया। 6ठे महीने एक दिन वो फिर ऊपर वाले की कृपा हुई। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी एक बात बोलते हैं, बिल्कुल सत्य बोलते हैं। वो कहते हैं मानव जीवन भाग्य से मिलता है, आरसीएम सौभाग्य से मिलता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि मेरे को आरसीएम मिला और मेरे को बार बार मौका मिला। मैं भाग रहा हूं, बाहर जा रहा हूं, भगवान खींच के वापस अंदर ला रहे हैं। मैं फिर भाग रहा हूं, फिर भगवान खींच के अंदर ला रहे हैं। जिस आदमी ने आपको आरसीएम ज्वाइन करवाया है ना, वो आदमी नहीं है, आदमी के रूप में ऊपर वाला है। खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जिसको भी आप इष्ट मानते हो ना, वो है। इस देश के 150 करोड़ लोगों में से आपको चुना है उसने आरसीएम के लिए। वो चाहता तो ये प्लान किसी और को भी दिखा सकता, लेकिन उसने आपको दिखाया। इसका मतलब ये है कि वो उसकी प्लानिंग नहीं है, उसकी लिस्ट में आपका नाम है ना, ये उसकी प्लानिंग नहीं है, ऊपर वाले की प्लानिंग, ऊपर वाले की प्लानिंग। मेरे दोस्त की लिस्ट में बहुत सारे लोगों के नाम थे, लेकिन वो मेरे को फॉलो कर रहा था। और 6 महीने बाद वो मेरे को धक्के से पकड़ के घसीट के उस मीटिंग में लाया, और वो मीटिंग बीसी सर की थी। और पहली बार बीसी सर को उस मीटिंग में सुना, दोस्तों सच बता रहा हूं, ऐसे लगा जैसे स्टेज पे आदमी नहीं कोई देवता बोल रहा है। पहली बार ये लगा यार, ये शख्स का अगर सानिध्य मिल जाए, अगर इस शख्स का साथ मिल जाए, अगर इस शख्स का आशीर्वाद मिल जाए,
तो कसम खुदा की दुनिया को बदल के रख। उसके बाद में वापस निकला, दोस्त के साथ बैठा। अब इस बार मैंने दोस्त को बोला, तुम मेरे को प्लान दिखा, मैं बताऊंगा कैसे दिखाना है, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है प्लान कैसे दिखाना है। और अब मेरे दोस्त ने प्लान दिखाया, उस प्लान को घर लेके गया, उस पन्ने को जिसके ऊपर उसने प्लान दिखाया वो फाड़ के घर लेके गया, और घर ले जाके पूरी रात उस पन्ने के ऊपर प्रैक्टिस की, पूरी रात, कि ये आदमी मेरे सामने बैठा है और मैं इसको प्लान दिखा रहा हूं। प्लान की प्रैक्टिस की। मैं कई लोगों को देखता हूं, 5-5 साल हो गए बिजनेस करते हुए, आज भी प्लान नहीं दिखाते। 5-5 साल हो गए बिजनेस करते हुए, आज भी फार्म अपलाइन से भरवाते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, सर आप फीड कर देना। डे 1 से सीखो, क्योंकि इस धंधे में सिर्फ यही काम है जिसको आपको सीखना है, प्लान दिखाना और ज्वाइन करवाना। अगर एक लाइन में मुझे कोई डायरेक्ट सेलिंग का अर्थ पूछे कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना है, तो मैं एक ही चीज बताता हूं, सी मोर पीपुल शो मोर। यही है हमारा काम। बाकी सारी चीजें जो है ना, वो ऑर्नामेंट है। घर में बहू लाते हो ना, तो गहने अपने आप आते हैं। आपका लक्ष्य गहने नहीं होता है, आपका लक्ष्य बहू होता है, दुल्हन होता है। राजस्थान में दुल्हन को बहू बोलते हैं, इसलिए मेरे को बहू नाम आ जाता है। आप जब दुल्हन लेने जाते हो ना, तो आपका फोकस दुल्हन पे होता है, बाकी सब चीजें तो बाई प्रोडक्ट होती है। आरसीएम बिजनेस में आपका फोकस नेटवर्क पे होना चाहिए, बाकी सब चीजें तो बाई प्रोडक्ट है। अब उसने मेरे को प्लान बताया, मैं मेरे दोस्त के पास गया, सेम दोस्त के पास गया जिसने मेरे को बोला था ना भिलवाड़ा में एक भी आदमी भिलवाड़ा में कामयाब नहीं हुआ है तो यह काम नहीं करेगी कंपनी। मैं उसके पास गया, मैंने कहा पहाड़ में जाए भिलवाड़ा, मेरे को तो तू इतना बता, इसमें तेरा नुकसान क्या है। बोला कंपनी भाग जाएगी। मैंने कहा अपने बाप का क्या लेके जाएगी, बाजार में कल वो दुकान बंद हो गई, उस दुकान से तू सामान लाता था, वो बंद हो गई, मातम मना रहा है क्या। बोला वो बंद हो गई तो अपना क्या लिया, अपन दूसरी से ले आएंगे। तो साले भिलवाड़ा वाली भाग जाएगी तो अपने बाप का क्या जाएगा, कपड़ा दूसरी से ले आएंगे। अब एक सवाल का जवाब दे दिया ना, प्रोस्पेक्ट का एक सवाल का जवाब दे दो, उसके पास कोई सवाल नहीं रहेगा। उस सवाल का जवाब क्या है, उस सवाल का जवाब है उससे सवाल पूछो। हमारी प्रॉब्लम यह होती है, हम ज्ञान देने बैठ जाते हैं। मैं देखता हूं मेरी टीम में बहुत सारे लोगों को देखता हूं, ज्ञानी पंडित बने बैठे हैं, सारा ज्ञान दे देंगे प्रोस्पेक्ट। अरे ज्ञान देने का धंधा नहीं है हमारा ये। ज्ञान देने का काम भट्ट साहब का है, ज्ञान देने का काम राजाराम जी का है, ज्ञान देने का काम इंद्राज जी का है, ज्ञान देने का काम महावीर जी का, कदम जी का, बीसी जी का, केसी जी का, टीसी सर का है। ज्ञान टीसी सर देते हैं गुरुकुल में, सुबह ज्वाइन किया करो। हमारा काम ज्ञान देना नहीं है, हमारा काम उसके सवाल पे एक सवाल पूछना है। सवाल नहीं पूछते हैं। मैंने उसको बोला मेरे को एक बात बता, बाजार से जो सामान लाता है तू, वो दुकान बंद हो जाएगी तो कितने दिन मातम मनाएगा। बोला 1 मिनट भी नहीं मनाऊंगा, दूसरी दुकान से सामान ले आऊंगा। मैंने कहा आरसीएम बंद हो जाएगी तो कपड़ा दूसरी दुकान से नहीं मिलता क्या। बोला मिलता है। और कोई सवाल है तो बता। बोला नहीं यही था, और तो क्या था। तो ज्वाइन कर दे 1260। ज्वाइन करवाया, ऑन द स्पॉट ज्वाइन करवाया। 1260 उसके पास भी नहीं था, बीवी से मांग के लाया, उसको ज्वाइन करवाया। और उसके बाद तो जिसके पास बैठा ना उसको ज्वाइन करवा के खड़ा हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक बात बोली जाती है, प्लान दिखाने वाले को, फॉलोअप करने वाले को, लिस्ट बनाने वाले को कुछ नहीं मिलता है। जो कुछ मिलता है ज्वाइनिंग करवाने वाले को मिलता है, क्योंकि ज्वाइनिंग करवाते हो तभी सेल निकलती है, और सेल से पैसा बनता है भाई साहब। तो मैंने उसको ज्वाइन करवाया, फिर औरों को ज्वाइन करवाया। इस तरह मेरे को इनकम आया। पहला चेक 760 का आया, उसके बाद कई 2 साल तक चेक बहुत कम आए। 2.5 साल की शुरुआती इनकम मेरी 18,000 रुपये 53 रुपये थी, 18,053 थी। बीच बीच में कई बार मैं गड़बड़ हुआ, आर्थिक स्थिति मेरी खराब हुई, बच्चों का स्कूल ड्रेस के पैसे भी नहीं थे मेरे पास में एक जमाने में। एक दिन मैं राजाराम जी के साथ पास आया, राजाराम जी और इंद्राज सर मेरे अपलाइन है। मैं राजाराम जी के पास आया, राजाराम जी से आके पूछा मैं 2 साल से बिजनेस कर रहा हूं, मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही है। अच्छा मजे की बात बताऊं, वो दोनों अपलाइन जिन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया था, दोनों आरसीएम छोड़ चुके हैं। मैं 2 साल हो गए आरसीएम कर रहा हूं, वो दोनों छोड़ गए। सर मेरे अपलाइन ने छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं। अरे ऊपर पकड़ ले किसी को।
आपकी सबसे बड़ी अपलाइन टीसी छाबड़ा जी है, वो जब तक आरसीएम ना छोड़े तब तक मत छोड़ना, बीच वाले सब भाग जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक ही कमिटमेंट किया था खुद से, जब तक टीसी सर आरसीएम करते रहेंगे अपन आरसीएम करेंगे। उन्होंने जिस दिन बोल दिया भाई अब नहीं कर सकते, आर पाची ना, उस दिन अपन भी छोड़ देंगे। बाकी बीच वाला कोई छोड़ दे, अपने को नहीं छोड़ना। जो गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने एक ही बात बोली थी, किट ली है उल्टा करो, उल्टा KIT किट, TI के टिक। किट ले ली, टिक जाओ, सीखते रहो, बताते रहो, मीटिंग में आते रहो, लोगों को बुलाते रहो, एक दिन आप भी कामयाब हो जाओगे। राजाराम जी के पास गया, उन्होंने मेरे को 6 बेसिक बताए, जो आपको WhatsApp का UES पे वीडियो मिल जाएगा और बहुत सारे लीडर्स का वीडियो मिल जाएगा जिसमें 6 बेसिक बताए हुए हैं। नहीं तो WhatsApp की किताब है डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, एक बार जरूर पढ़िएगा। और उस किताब की लिखी हुई एक एक बात को अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई कर दिया, कसम खुदा की, जो काम 10 साल में होना है वो 10 महीने में आप कर जाओगे दोस्तों। मैं 6 बेसिक सीखा, स्टार्ट किया। 5वें महीने में जिस दिन मैंने सिस्टम को फॉलो किया, लोगों की तकलीफ ये है, लोग 50 साल तक आरसीएम करते हैं, करेंगे, लेकिन सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे और वहीं बैठे रहेंगे जहां वो बैठे हैं। मैं 2 साल तक बिना सिस्टम के काम किया, 2 साल बाद पता चला ये सिस्टम है, इसको फॉलो करने से सक्सेस आती है। मैंने सिस्टम को पकड़ के फॉलो किया। 5वें महीने स्टार पिन, 6ठे महीने रॉयल्टी, 9वें महीने टेक्निकल और 13वें या 14वें महीने में एमराल्ड, उसके 1 साल बाद स्टार एमराल्ड, उसके 1 साल बाद रूबी, और इस तरह बढ़ता गया। एक जमाना था जब 2000 रुपए महीना कमाने के लिए पूरे दिन संघर्ष करता था। आज 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम आती है, 5 मिनट का संघर्ष नहीं करना पड़ता है। आज वो सारी चीजें जो उस दिन अपलाइन ने ज्वाइन करवाते वक्त बताई थी ना, वो सारी चीजें मेरी लाइफ में हो चुकी है, सब कुछ बदल चुका है। 20 लाख रुपए की कार है, करोड़ रुपए का घर है, सबसे शहर में अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, सब कुछ है दुनिया में भगवान का दिया हुआ। जो चाहिए था ना वो सब आरसीएम से मिला, और जो मुझे मिला है ना वो आपको भी मिल सकता है दोस्त, बशर्ते आप सिस्टम को फॉलो करें और फेथ करें इस बिजनेस पे, फेथ करें इस अभियान पे। ये अभियान आर्थिक आजादी का अभियान है। ये कुछ 2 रुपए 5 रुपए 10,000 20,000 50,000 1 लाख कमाने का अभियान नहीं है। ये आपको अरबपति बिलेनियर बनाने का अभियान है, मिलेनियर और बिलेनियर बनाने का अभियान है। इस अभियान के अंदर अपनी आहुति दीजिए। सारे कामों में टॉप प्रायोरिटी पे आज भी मैं मेरे बिजनेस को रखता हूं। सब कुछ इस बिजनेस से मिल गया, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं सब हमारे लिए, हमारी टॉप प्रायोरिटी में हमारी फैमिली है। हाँ है आपकी फैमिली, लेकिन फैमिली के लिए ही तो आरसीएम को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। फैमिली के लिए ही तो आरसीएम को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। आज WhatsApp बोल सकते हैं, आज राजाराम जी बोल सकते हैं कि हम आरसीएम में 1 मिनट भी काम नहीं करेंगे, हम सारा समय फैमिली को देंगे। तो उन्होंने फैमिली का वो समय लगाया, आज उसका कंपाउंडिंग करके वो दे रहे हैं वापस। क्यों? 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं वो लोग। आपको भी वो मिल सकता है, हम सबको मिल सकता है दोस्त, बशर्ते हम सिस्टम को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, शुक्रिया, थैंक